अस्सलाम वालेकुम। मैं मिराज खान नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एंटी करप्शन कमेटी से हूँ और मिराज खान वुमेन्स सोसाइटी की फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ। आज यहाँ अवेयरनेस ग्रुप के हम लोग बैठे हैं। यहाँ पर कुछ मुद्दा ये लिए हैं कि ईद के बारे में और कोरोना के लिए और जनरल पब्लिक के लिए एक अच्छे से हम लोग वे बनाए हैं अवेयरनेस ग्रुप वाले। तो इसके लिए आप लोग सब लोग इस्तेफादा कीजिए और इसको फॉलो कीजिए। हमारे से ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा है और आपकी फैमिली के लिए अच्छा है। मेरे साथ में डॉक्टर शफ़ी साहब आए हैं, ओमेगा बीबी कैंसर हॉस्पिटल के हैं, जनरल फिजिशियन हैं और क्रिटिकल केयर के हैं। और दूसरे हैं साले भाई और ये साले बिन अब्दुल्ला भाई हैं जो मेहदीपट्टनम टोली चौकी का NGO से रब्ता रखते हैं और वहाँ का कवरेज पूरा उनके हाथ में रहता है। और ये इमाद भाई हैं जो ओल्ड सिटी और इमाद साहब का एक ये है कि पूरा ओल्ड सिटी कवर करते हैं, जो कि अवेयरनेस के लिए छोटी सी बात हो या बड़ी बात हो, पब्लिक के लिए जो जनरल बोलना है कि जिससे इस्तेफादा हो। तो आप इनके नंबर भी हम आपको देंगे लास्ट में। जो परेशान हो रही है पब्लिक, जो एक छोटी सी बात भी होगी तो दवाखाने हॉस्पिटल हर जगह गली गली फिर रहे हैं, उसके बजाय हम कॉन्टैक्ट्स देंगे उनसे, आपको अच्छे से अच्छी आपको मदद मिलेगी और आपको गाइड करेंगे और डॉक्टर साहब से भी रहेगा और रही बात NGO के लोग तमाम रहेंगे। और मेरा पहला सवाल रहेगा डॉक्टर साहब से कि शफ़ी साहब, यहाँ पर अब ईद का मामला है, क्योंकि ईद के लिए हम लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ईद अच्छे से गुजरना है और सुकून से गुजरना है बिना किसी ईद के मौके पे बच्चे बड़े सभी लोगों के लिए सेफ्टी होना है। तो जनरल एक क्वेश्चन मेरा है कि ईद के लिए क्या सेफ्टी होना है पब्लिक को। और रही बात घर में बच्चे बड़े बुजुर्ग सब रहते हैं, जॉइंट फैमिली रहती है, तो इसके बारे में थोड़ी सी सेफ्टी क्या करना है वो बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शफ़ी ओमेगा बीबी कैंसर हॉस्पिटल से। मैं शुक्र अदा करता हूँ मिस मिराज खान अवेयरनेस कैंपेन ग्रुप वालों का और मोहम्मद साले बिन अब्दुल्ला साहब का और साले बिन अब्दुल्ला साहब का और इमादुद्दीन साहब का, जो मुझे चंद बातें शेयर करने का मौका दिया है। सबसे पहली चीज़ है, इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में जोड़ेंगे। पहला चीज़ जो है कोरोना के मामलों में बेसिक चीज़ें आपको क्या जानकारी हासिल करना चाहिए। दूसरे 5 मिनट हम डिस्कस करेंगे कि अक्सर हम क्या गलतियां करते हैं ताकि सब लोगों में कोरोना फैल रहा है। और लास्ट के 5 मिनट हम वो, जैसे मैडम बताया कि वो डिस्कस करेंगे कि ईद आने वाली है और ईद के मौके पर हम क्या करें और कैसे एहतियात कर सके ताकि कोरोना जो है हम आम मुसलमानों में नहीं फैल सके। सबसे पहली चीज़ है, ये कोरोना जो बीमारी आई हुई है लास्ट 6 महीनों से है, हम सब में फैल चुका है, मतलब कम्युनिटी में फैल चुका है, एक आदमी से एक आदमी तक फैल चुका है। इसको एक चीज़ याद रखिए, कोरोना जो है हवा में नहीं फैलता, जो छींटे रहते हैं मास्क के, जो बिना मास्क के घूमते हैं उस छींटों से फैलता है, तो एहतियात रखना ज़रूरी है। दूसरी बात है, 6 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको है तो समझना चाहिए कि कोरोना होने का चांसेस बहुत है। सबसे पहली चीज़, खांसी, दम्मा चढ़ना, बुखार आना, हाथ पांव दर्द होना या लेटरिन मतलब डायरिया आना या खून पड़ना, खांसने पर खून पड़ना, ये 5-6 चीज़ें ऐसे हैं जिसको आने पर लगना चाहिए कि कोरोना है। यहाँ एक सवाल बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि फैमिली 5 लोगों की फैमिली है और एक आदमी को ऐसा आ गया तो क्या वो कोरोना है? नहीं, एक फैमिली में 3 दिन के अंदर अंदर एटलीस्ट 2 लोगों को फैल गया तो समझना चाहिए कि कोरोना हो सकता है, वरना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई चीज़ें बीमारियां हैं जो कोरोना के जैसे रहते हैं लेकिन वो कोरोना नहीं है। एक बात मैं आपके अवेयरनेस फाउंडेशन से बताना चाहता हूं कि 100 पेशेंट के कोरोना में से जो भी एहतबाब है कोरोना के पेशेंट्स है उसको हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। उनमें भी
80% ऐसे पेशेंट्स है, ऐसे फीसदी है जो घर बैठे बैठे थोड़ा एहतियात से हम लोग 100% ट्रीट कर सकते हैं। सिर्फ 10 या 15% फीसदी के लोग जो है हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी है और उनको केयर बहुत सारा लेना ज़रूरी है। दूसरी पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस जो है एक बार 2 या 3 लोगों को आ गया घर के अंदर में तो चांसेस है कि कोरोना है। अपने घर में जो है ये 5 लोग यदि रहे तो कंपलसरी आप डॉक्टर की सलाह लें, हॉस्पिटल का सलाह लें और थोड़ा ज़्यादा एहतियात रखने की बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जिनको ऑलरेडी दमे की बीमारी है, दूसरी जिसको हार्ट की बीमारी है, तीसरा जो शुगर के पेशेंट है, चौथा जो ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट टैबलेट्स आप खा रहे हैं, पांचवा जिसमें इम्यूनिटी कम है जैसे पेट से है औरत या बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शन से, क्रॉनिक डिसीजेस है, इन 5 लोगों में आपको जो है थोड़ा एहतियात ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। अपना अपना ट्रीटमेंट मत कीजिए, एक अच्छे डॉक्टर से या हॉस्पिटल की सलाह ज़रूर लें। तीसरी बात है जो 80% फीसदी की लोग हैं, हम अक्सर क्या करते हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे माइल्ड केस है या कॉन्टैक्ट केस है या मॉडरेट केस है या सीवियर केसेस है। जो माइल्ड केसेस है उस माइल्ड केसेस को हम घर बैठे बैठे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हॉस्पिटल के पीछे पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। 5 या 6 टैबलेट जो है हम वो इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मॉडरेट केसेस ऐसे हैं जिसको बीमारी है, जो कांटेक्ट में ऑलरेडी है और उनको जो है कंपलसरी एक डॉक्टर के सलाह लेके घर पे मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा, डेली मॉनिटरिंग ज़रूरी रहता है। यदि वो खराबी हुआ तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट करे जैसा रहना चाहिए। सीवियर केसेस जो है वो कंपलसरीली हम लोग जो है हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट करेंगे, उसको घर पे जो है मैनेज कर नहीं सकते। माफ़ी चाहती हूँ मैं डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि आपने हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात करें, अब हैदराबाद के हालात ऐसे हैं कि कोई भी हॉस्पिटल में आप चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो तकरीबन फुल है, वहाँ पर कोई बेड नहीं है, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल में किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा जो कि ये लाखों में बिल हो रहा। एक जनरल आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी, अगर मेरे पास कई लोग फ़ोन कर रहे हैं जो मैं फॉरवर्ड करती हूँ इमाद भाई को। और एक चीज़ है कि एडमिशन नहीं दे रहे, अगर दे रहे हैं तो वहाँ पर बिल लाखों में आ रहा है, 2 लाख 3 लाख। एक मिडिल क्लास का आदमी जो कि 100-500 खर्चा करने वाला 1 लाख 2 लाख कहाँ से खर्चा करेगा। तो उनके लिए एहतियात करना ज़रूरी है या हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। जी, जैसे अब मैंने आपको समझाया कि 100% केसेस में 100 लोग आदमी है तो 85% केसेस हम लोग घर पे मेंटेन कर सकते हैं। उस 85% में भी सिर्फ 10% या 15% ऐसे लोग रहते हैं जिसको डॉक्टर के सलाह लेके इमीडिएटली शिफ्ट करे जैसा रख लेना चाहिए। ठीक है, तो 85% इंशाअल्लाह हम लोग घर बैठे बैठे मैनेज कर सकते हैं। उसको हॉस्पिटल्स के पीछे भागम दौड़ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। एक डर बैठ गया डॉक्टर साहब, एक डर जो है आजकल का जो माहौल में जो चल रहा है उसमें ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर जैसे जो भी पेशेंट है जाने की जगह जैसे या गैस सिलेंडर के पीछे भाग रहा है या नहीं तो फिर अपने जो पेशेंट रहते हैं उनके पीछे इनसे उनसे बात करके सो हॉस्पिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और उसमें ये होता है कि उन्हें पैसे नहीं है बोल के या तो जा नहीं सकता वहाँ पे या तो घर पे कुछ ना कुछ करना चाहता, पर उनके दिमागों में दिल में जो ऐसा डर बैठा हुआ है तो वो डर निकालना है। तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा चंद बात बताएं। जी, 5 चीज़ें ऐसे हैं जो घर बैठे बैठे है अपन थोड़ा केयरफुल लेना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, कोरोना जो है हवा में नहीं फैलता। एक आदमी से एक आदमी आने के लिए कंपलसरी सामने वाला जो है कोरोना वाला पेशेंट रहना ज़रूरी है। कहीं आप भीड़ में चले गए, ठीक है, घर आके बहुत डरते हुए बैठ गए कि मुझे कोरोना आ गया, नहीं है। उसके लिए 2 चीज़ें बहुत रहना ज़रूरी है। सामने वाले को कोरोना रहना ज़रूरी है। मोर देन 15 मिनट्स 15 मिनट आप उस माहौल में गुजारना ज़रूरी है। 3 फीट का फासला, मतलब आप 3 फीट, एक कोरोना पेशेंट मैं हूँ समझिए, मेरे से आप जो है मिनिमम 3 फीट का फासला रखते हैं, उस माहौल में रहते हैं और आप मास्क रखते हैं, सामने वाला भी मास्क रखता है,
तो आपको कोरोना लगने का चांसेस ऑलमोस्ट 0 है। सो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात है, जैसे आप बुखार आएगा, किसी को कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड मैडम 3 से 5 दिन 5 से 10 दिन के बीच में उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। सोचो कि आपने कोई कोरोना पेशेंट से टच में आ गए या आप साथ में चले गए, भागम दौड़ कल के सुबह में आप भाग जाएंगे, लाखों का टेस्ट कराएंगे, जरूरी नहीं है, सच में जरूरी नहीं है। जब तक आपको एक और एक सवाल था कि इसमें जो बुखार जो आता है वो उतरता चढ़ता है या नहीं, कंटिन्यूसली जो 3 दिन रहता है जी। बाज़ लोग जैसे मुझे भी फोन करते करके ये बताते हैं कि भाई हमारा बुखार उतरना चढ़ा, कुछ 8 घंटे में बताते, कुछ बाज़ लोग बताते कि रात में जैसे बहुत शदीद जाड़े के साथ में आता है, तो उसका लिए क्या करना चाहिए लोग? जी, अब जैसे इमाद भाई बता रहे थे कि इसके बेसिक बुखार का माहौल कैसा रहता है। जी। जो भी वायरल फीवर है अपने अपना इम्यूनिटी के हिसाब से बाहर प्रेजेंटेशन आता है। जिसका नॉर्मल इम्यूनिटी है उसको कंटिन्यूस 24 घंटे बुखार रहेगा। जिसके बॉडी के अंदर अच्छा इम्यूनिटी है, ताकत है, जिसको एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको जो है हिस्से में आएगा। मतलब 6 घंटे में बुखार आएगा, उसके बाद एक 4-5 घंटा अच्छा रहेगा, पसीना छूट जाएगा, फिर 6 घंटे में आपको इम्यूनिटी आएगा। खास तौर पे हम इस वायरस में ये देखते हैं कि रात के टाइम में जो है अपना हर एक आदमी का इम्यूनिटी थोड़ा कम रहता है, क्योंकि उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम वगैरह कैटेकोलामाइंस प्रोडक्शन थोड़ा कम रहता है, तो रात के टाइम में ज्यादा बुखार आने के चांसेस बहुत रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये बीमारी को आरोग्यश्री में क्यों नहीं ले रहे? आरोग्यश्री में लेके गरीब पेशेंट हम बहुत है ना डॉक्टर साहब जी। हाँ, अपने तेलंगाना में, हैदराबाद में, तो जैसा YS राजशेखर रेड्डी साहब पहले के साबिका चीफ मिनिस्टर AP के, तो उन्होंने जैसा आरोग्यश्री चालू करे, हमारे KCR साहब ऐसा ये बीमारी पे आरोग्यश्री में अब तक क्यों नहीं ले रहे? सहूलत मतलब आरोग्यश्री की सहूलत क्यों नहीं दे रहे? मिडिल क्लास को सहूलत। क्या इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो लाखों रुपए बिल ले ले रहे हैं। आपको समझाना चाहता हूँ, इस बीमारी के बारे में अपने को कुछ मालूम नहीं है। जब हम आरोग्यश्री में कोई पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो उस बीमारी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये नया बीमारी है। मे बी इंशाल्लाह आगे के में कंपलसरीली आरोग्यश्री का जो है पब्लिक को फ़ायदा होगा, लेकिन आज के ज़माने में उसको कौन सा मेडिसिन दे, कौन से इन्वेस्टिगेशंस दे और क्या कर सकते हैं, कैसा वैक्सीन कर सकते हैं, वो हमारे पास जानकारी नहीं है। एक नया वायरस है, नया कोरोना वायरस है। आगे में इसके बारे में और जानकारी मिले हमको और सहूलियत मिले तो कंपलसरी उसको हेल्प हो सकता है। दूसरी बात जो आपने पूछे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमें क्यों भाग रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्यों भाग रहे हैं? गवर्नमेंट में इतने अच्छे फैसिलिटीज है। आप कभी टिम्स हॉस्पिटल जाइए, गच्चीबोली हॉस्पिटल जाइए या आगे वगैरह दूसरे हॉस्पिटल्स जाइए, इतने अच्छे फैसिलिटीज मिल रहे हैं। आप प्राइवेट के पीछे जाके पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं जाता पेशेंट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तकरीबन हॉस्पिटलों में गवर्नमेंट सहूलत नहीं है। उस्मानिया हॉस्पिटल परसों बारिश आके पूरा पानी आ गया। एक जनरल आदमी जो कोई कोरोना पेशेंट भी रहा तो उसके नजदीक नहीं जा रहे। देखिए एक चीज है, एड्स का था जब बोलते कि एड्स वाले का था, कैंसर का था उसको बोले। अब ये कोरोना से सबसे ज्यादा जो डर रहे हैं कि वो सामने बात करने डर रहे हैं या उन्हें आने से डर रहे हैं। देखिए इतना डिस्टेंस हो गया है कि उन्हें किसी को आने दे रहे ना जाने दे रहे। तो ये मैं बात जानना चाह रही हूँ कि ये 2 बीमारियां उससे डरते थे, अब ये कोरोना से इतना डर, वर्ल्ड फेमस है ये अब तो, कि कोरोना से इतना डर हो गया कि बात करने डर रहे हैं, कम्युनिकेशन इतना ज्यादा हो जा रहा है कि इसको हम एक लिमिट में कैसा रखेंगे कि कोई किसी के पास आए तो इससे इफेक्ट कितना होता और इसको सहूलत कितनी मिलती, क्यूर करने के लिए कितना होता, और केयर तो आप बता दी कि केयर है, क्यूर करने के लिए टाइम लगता। देखिए एक घर में 4 जनों में से 2 को आया तो 2 जनों की क्या करें, तो वो 2 भी मुतासिर होंगे। क्या मेरा बोलने का मतलब है? जी, उठाया कि घर बैठे बैठे हम लोग कोरोना का केयर कैसे कर सकते हैं। कि इसमें देखिए मैंने इसके पहले भी बताया कि 85% घर बैठे बैठे अपन कोरोना केयर इलाज कर सकते हैं। अलबत्ता थोड़े चीज़ें ऐसे हैं जिसको हम घर पे रखना ज़रूरी है। 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, अपना पल्स पकड़ के देख लीजिए, ठीक है, और काउंट कीजिए।
कि कितना पल्स रेट आ रहा है। यदि पल्स रेट आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर बाजार में मिलेगा। यदि जिसका बहुत जॉइंट फैमिली से बहुत सारे एनजीओ से जो सप्लाई कर रहे हैं उनसे लेके पल्स ऑक्सीमीटर रख के आप मेजर करके देख सकते हैं। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, ऐसा सांस ले रहे हैं, उसको 1 मिनट तक गिनिए। तीसरी बात है, 6 मिनट घर में आप टहलिए, दैट वी कॉल इट अ 6 मिनट वॉक टेस्ट। उस होने के बाद में आप यही चीज़ें फिर मेजर कीजिए, एक पल्स ऑक्सीमीटर मेजर कीजिए और सांस खेलने की जो है वो आप मेजर कीजिए। तीसरी बात है। चौथी बात है, हार्ट रेट आप मेजर कर लीजिए और उसको माइंड में फिक्स करके रख लीजिए। 3 चीज़ें याद रखिए। जो सांस खेल रहे हैं वो यदि 24 से ज़्यादा है तो समझिए कि थोड़ा डेंजर है। हार्ट रेट जो है 100 से ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि वो डेंजर है। पल्स ऑक्सीमीटर आप मेजर कर रहे हैं 94 से कम हो रहा है तो सोचिए कि थोड़ा डेंजर है। 6 मिनट वॉक करने के बाद में हर एक की सांस जो है फूलती, वो तो कॉमन है। 3 मिनट या 2 मिनट, 2.5 मिनट के अंदर अंदर सांस फूलना बंद हो जाना चाहिए। ये नॉर्मल इंसान का ये है जी, ये नॉर्मल बात जी, है। ये नॉर्मल बात है। यदि उसमें नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ तो बीमारी है और कुछ अपन ध्यान रखना जरूरी है। सिम्टम्स बता जी, दीजिए। सिम्टम्स बता रहे हैं। और 3-4 सिम्टम्स मैंने इसके पहले भी बताया है। एक बुखार, दूसरा खांसी, तीसरा हाथ पांव दर्द होना, चौथा जो है डायरिया। आजकल नया हुआ है डायरिया पर तो डॉक्टर साहब सॉरी फॉर दिस, डायरिया का जो बता रहे हैं कि वेदर है, जुलाई का महीना है, बारिश के मौसम है, तो इससे अक्सर हमारे पास से फीवर, डायरिया ये सिम्टम्स आते हैं। ये कोरोना से रिलेटेड है, ये अपने ये मौसम के लिहाज से? जैसे मैंने आपको बताया है कि क्लस्टर्स में आना चाहिए। इकलौता सिंगल आया तो नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लस्टर्स में आना चाहिए, घर में 2-3 लोगों को आना चाहिए, ठीक है। और पतला पतला आता है, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं कि स्मेल नहीं आना चाहिए, वाटरी डायरिया रहता है, 8 to 10 टाइम्स रहता है, बल्क में डायरिया आना चाहिए, विथ फीवर आना चाहिए। ऐसे कई साइंस और सिम्टम्स है जो मेडिकली हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि घर बैठे बैठे हम लोग कैसे करें, एक तो ये है। दूसरा 5 टैबलेट्स है जो आप घर पे एहतियात से रखिए। इंशाअल्लाह यदि कुछ भी ज़रूरत पड़ी, सब्जी जहाँ पे डॉक्टर साहब आपको मिल नहीं सकते तो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। सबसे पहला टैबलेट है पैरासीटामोल। ये तो कैल्पॉल की गोली है, 50 पैसे में, 1 रुपये में आपको हर एक शॉप में मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हाई एंड मतलब डोलो 650 खरीदे, नहीं है। 500 मिलीग्राम की टैबलेट बहुत काफ़ी रहती है। एक चीज़ याद रखिए कि पैरासीटामोल की गोली जो है वो काम करता है सिर्फ 6 घंटे से मैक्सिमम 7 घंटे। तो ज़रूरी है कि आपको बुखार है तो एवरी 6th आवरली 6 घंटे में एक बार या 8 घंटे में एक बार बुखार है या नहीं है उस टैबलेट को खाना ज़रूरी रहता है। दूसरी एक चीज़ है डॉक्टर साहब, ये मिडिल क्लास के लोग, जनरल लोग ये चीज़ को कैसा वो करेंगे कि ये फीवर है तो थोड़ा सा गर्म है, खाना नहीं खाना, उनके लिए बताइएगा। कि जो लोग नहीं जानते ये सब चीज़, थोड़े पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल लो है, तो वो लोगों के लिए कैसा है कि उन्हें छोटी सी चीज़ देखिए, नियर बाई जो हॉस्पिटल रहते हैं, महिलेदारी जो बोलते हैं, वहाँ पर जाके बताते। तो फार्मूला लेना ज़रूरी है, ये घर में ये चीज़ें रखना ज़रूरी है? 2 चीज़ें हैं। यदि आप घर के पास में, मैं सलाह देता हूं कि आपके घर में या फैमिली में, अहबाब में ऑलरेडी कोई कोरोना पेशेंट का डेथ हुआ है या ऑलरेडी कोरोना पेशेंट्स है, तो मैं गुजारिश करता हूं कि वैसे लोग जो है घर में थोड़ा स्टॉक रखें। यदि आपने कभी भी कोरोना पेशेंट को विजिट नहीं किया है, कोरोना पेशेंट से डेथ नहीं हुआ है या क्लस्टर्स फॉर्म नहीं हुए हैं, ऐसे लोगों से गुजारिश करता हूं कि गवर्नमेंट सप्लाई या गवर्नमेंट के पास जाके आप 3 या 5 दिन तक लेके रखिए। इससे कॉस्ट भी बच जाएगा और गवर्नमेंट को जाने का जो है हम फैसला तय करते हैं कि बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो फासला भी जो है हम लोग केयर ले सकते हैं। दूसरी बात है, एक पैरासीटामोल की हो गया। दूसरी बात है इम्यूनिटी। मैडम, इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे पास रिसर्च आर्टिकल्स है और जिससे हमें मालूम होता है कि अंदर से अंदरूनी से इम्यूनिटी बढ़ती है। सबसे पहली चीज़ है अच्छा फ्रूट्स खाना। फ्रूट्स में भी क्या, फ्रूट्स फल खाना। आपको कुछ भी नहीं हो सकता है तो रोज़ एक केला खा सकते हैं,
इट इज़ बनाना बोलते हैं ना, जी। बनाना खा सकते हैं। कुछ भी नहीं है, हैसियत नहीं रखते तो नींबू पानी जो हम लोग बोलते हैं ना, नींबू पानी में विटामिन सी रहता है, कैल्शियम रहता है, और दूसरे चीज़ जो कुकुम्बर अंदर बढ़ते हैं वो अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चीज़ें ऐसे हैं जो आम तौर पे हर एक घर में मिलता है। एक क्लोव लौंग बोलते हैं, क्लोव और सिनेमॉन्स बोलते हैं जी, ये लौंग। हर एक घर में मिलता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब उससे इम्यूनिटी बढ़ता है, ठीक है। दूसरी बात है, तीसरी बात है, इम्यूनिटी जब बढ़ेगा जब आप आराम से 6 से 8 घंटे अच्छा सोएंगे। अक्सर हम लोगों ने देखा हुआ है कि ओल्ड सिटी में जो है रात भर जागे रहते हैं, सुबह सोते हैं, वो गलत है। 6 से 8 घंटे इत्मीनान से सो जाइए, उससे बॉडी में जो है अपने आप इम्यूनिटी बढ़ेगा और शक्ति बहुत सारा बढ़ेगा। तीसरी बात है, 2 टैबलेट्स ऐसे हैं जिसको प्रूव किया हुआ है कि खाए तो अच्छा है, हैसियत रखते हैं तो खाइए। वो टैबलेट है, एक है जिंक का टैबलेट है, एक विटामिन सी का टैबलेट है, और तीसरा जो है विटामिन डी का टैबलेट है। यदि आप हैसियत रखते हैं तो ये 3 टैबलेट अंदरूनी से जो कॉन्टैक्ट्स है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको इम्यूनिटी बढ़ सके। चौथी चीज, बीपी पेशेंट भी ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई टैबलेट खाए, बीमारी है या नहीं है हर कोई टैबलेट खाए, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। आप एक चीज़ याद रखिए कि एक आदमी यदि कोरोना आ गया, कोई पेशेंट यानी कोई पेशेंट बहुत कमजोर Weak है, होता, weak है। वीकनेस होता, जी। तो वो पेशेंट ये खा सकता गोली, विटामिन सी ये गोलियां खाना चाहिए विटामिन उसको। की गोली खाए तो इम्यूनिटी बढ़ता है, उसमें तो कोई नुकसान नहीं Side है। effect जब कुछ तक नहीं आपको है। साइड इफेक्ट्स नहीं रहते मैडम, और जब तक आपको बुखार नहीं आया, अननेसेसरीली पैरासीटामोल की गोली या एंटीवायरल की गोली प्लीज इस्तेमाल मत कीजिए। अक्सर आपने अभी पॉइंट रेज किया है कि अक्सर जो चीज़ के बारे में हम ख्यालात नहीं करते, जो चीज़ के बारे में हमको मालूमात नहीं है, उस चीज़ के बारे में पीछे पड़ते। कई सारे ऐसे है कि रेमडेसिविर है, टोक्लिजुमाब है, इकुलिजुमाब है, जो बाजार में जो 30-30 हज़ार 20-20 हज़ार में बिक रहा है, ब्लैक में बिक रहा जी। है, उसके पीछे अहबाब पड़े हुए हैं। नहीं, 80 to 85% जो है सिर्फ 5 गोली जो मैंने बताया हुआ है उससे घर बैठे बैठे मेंटेन कर सकते हैं। जो 3 चीज़ें जो मैंने बोला है, क्राउड अवॉइड कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सोशल डिस्टेंस कीजिए, 85% इंशाल्लाह उसमें कंट्रोल होने की चांसेस है। 3 चीज़ें मैंने आपको बताया, सांस फूलने का, हार्ट रेट मेजरमेंट करने का, और जो है पल्स ऑक्सीमीटर मेजरमेंट करेगा। 6 मिनट वॉक करने के बाद 90 और 6 मिनट वॉकिंग नहीं करने पर जनरली नॉर्मली 94% रहे तो ये 3 चीज़ें काफ़ी है। ये 3 चीज़ें में आपको कुछ डाउट है तो कंपलसरी डॉक्टर का सलाह लीजिए। खुद ट्रीटमेंट अल्लाह के लिए मत दीजिए। ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन इस्तेमाल करना ट्रीटमेंट नहीं है। जी, सर जी, आपसे आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि लोग जो बार बार सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे जी। हैं, क्या ये नुकसानदायक है या उनके लिए फ़ायदा है? बाद जने बोल रहे हैं कि ये बार बार जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसके भी साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे, बाद में कुछ छाले आ जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इसके बारे में भी लोगों के कुछ थोड़ा। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है हर कोई नहीं रख सकता, वो एक्सप्लोजिव एक्ट्स के तहत रहता है, उसके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है। दूसरी बात है, जो अनक्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड है, हर एक ट्रीटमेंट कोरोना का नहीं कर सकता। इससे क्या होता, क्लस्टर्स डेवलप होते हैं। सपोज 10 लोग एक घर में बैठे हुए, एक बीमार आदमी है, उसको हम गवर्नमेंट को नोटिफाई करना जरूरी रहता है। गवर्नमेंट को नोटिफाई, क्लस्टर मतलब 2 या 3 केसेस, ज्यादा एक ही घर के अंदर में। तो अक्सर ऐसे होते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स सप्लाई कर रहे हैं, घर पे लगा के बैठे हुए हैं, और वो पेशेंट टेस्टिंग के लिए नहीं जाता, वो पेशेंट जो है गवर्नमेंट एजेंसी को नोटिफाई नहीं करता। उस पेशेंट की वजह से दूसरों को भी फैलने का चांसेस बहुत है, और वो पेशेंट को जो है डैमेज होने का भी चांसेस बहुत है। याद रखिए, वो वायरस है, वो वायरस है और सिर्फ एंटीवायरल से ही मरेगा। सर एक पेशेंट कितनी मरतबा अपना टेस्ट करा सकता है कोरोना वायरस का, जो गवर्नमेंट जो कर रही जी। है, हलक से हो या नाक से हो? जी, तो अगर वो हफ्ते में उसको ज़रूरत पड़ी या महीने में फिर से रिपीट करना है उसको, या 1.5 महीने में या 2 महीने में, उसके बारे में बताइए जरा। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अक्सर बहुत कंफ्यूजन है जी। इस टेस्ट में 2 चीज़ें हैं। एक हम RT-PCR टेस्ट बोलते हैं। RT-PCR टेस्ट मतलब जो स्वैब या नेसल स्वैब से करते हैं उसको RT-PCR स्वैब बोलते हैं। दूसरा, अक्सर जो मेजॉरिटी ऑफ द इसमें हो रहे हैं वो एंटीजन टेस्ट है।
ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहता है। RT-PCR टेस्ट भी जो है, आज सपोज मैं किसी कोरोना पेशेंट से साथ में आ गया तो जरूरी नहीं कि कल भागम दौड़ कर, RT-PCR भी बॉडी के अंदर दिखने के लिए, बाहर पड़ने के लिए 5 से 7 दिन लगता है। उसका सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी वो पीरियड में बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, आज मैं कोरोना पेशेंट को विजिट करने चला गया, कल 5,000 या 4,000 खर्च करके मैंने टेस्ट कराया, जरूरी नहीं है। दूसरी बात है, जो बुखार है, जो एक बार कोरोना अपन विजिट करके आने के बाद में बुखार कम से कम 72 आवर्स, मतलब 72 आवर्स रहा तो उसके बाद आपको RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत रहते हैं, वरना नेगेटिव आता है और आदमी ऐसा सोचता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेगेटिव हूँ। नहीं, वो फैलाता रहता है, क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं, ये वहम में प्लीज मत रहिए। तीसरी बात है, गवर्नमेंट एजेंसीज जो एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं और आमतौर पे अपन एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, उसमें 2 चीजें हैं, एक IgM और IgG, ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आपको वायरस अंदर है और आपका बॉडी जो है उस वायरस से लड़ रहा है, इसलिए IgM पॉजिटिव आता है। दूसरी बात है, एक बार नेगेटिव टेस्ट है का इसका ये मतलब नहीं है आपको बीमारी नहीं है, वायरस नहीं है। इसका ये मतलब है कि जब एंटीजन टेस्ट करते हैं तो अंदरूनी जो एंटीबॉडीज है आप में फॉर्म हुए ही नहीं, आप में फॉर्म हुए ही नहीं। तीसरी बात है, रीटेस्टिंग का जो सिलसिला है, उस रीटेस्टिंग का सिलसिला कोई भी प्रूवन नहीं है। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि पहले एक बीमार हो जाता है और फिर 10 दिन के बाद में, 12 दिन के बाद में फिर रीटेस्टिंग के लिए जाता है। मैं मैडम की तरफ से और आपके चैनल की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि 9th डे और 10th डे, सपोज मेरे को आज बीमारी हुआ है, 10वें दिन के बाद में मेरे में जो है और उस वायरस में एक आदमी से दूसरे आदमी को बीमारी फैलने की शक्ति नहीं रहती, खत्म हो जाती। लेकिन जरूरी है कि 14 दिन तक आखिरी दर्जे में हम होम आइसोलेशन करें। तो मैं गुजारिश ये करता हूँ कि 10 दिन के बाद जो आपका सोशल का काम है वो आप बेशक कर सकते हैं, रीटेस्टिंग करवा के पैसे वेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि एंटीजन टेस्टिंग तो वैसे पॉजिटिव आएगा, हमने देखा हुआ है कि 81 डेज तक RT-PCR भी पॉजिटिव आता है, ठीक है। लेकिन वो वायरस डिटेक्ट होता है, उस वायरस के अंदर में जो है जो दूसरों को फैलने की शक्ति या दूसरों में आ गया तो उसमें जीने की शक्ति नहीं रहती। तो इफेक्टिवली 10 डेज इज द मिनिमम टाइम, 14 डेज इज द मैक्सिमम टाइम। उसके बाद में जो वायरस जो है वो रेप्लिकेट होने की शक्ति या एक से एक डुप्लीकेट होने की शक्ति खो देता है। यही बेसिस से हम लोग वैक्सीन डेवलप करते हैं। जी सर, इसमें एक और एक सवाल ये बोलेंगे, ये आपको शायद स्लिप डालेंगे हम आपको, और आप कांटेक्ट भी कर, अवेयरनेस के लिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप। ये हर वो घर में रहना ज़रूरी है, जिससे सभी के लिए, और इसके अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हम लोग काफ़ी आगे आए हैं कि आप ये सहूलतें लोगों में। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आम इंसान जो गरीब है, जो मिडिल क्लास के हैं, लो क्लास के हैं, उन्हें सहूलत हो, क्योंकि वो लोग कोई हॉस्पिटल जाने, एक छोटा जो लोकल हॉस्पिटल जाने की इस्तात नहीं रखते हैं, उनके लिए हम लोग ये जो डॉक्टर साहब से हम लोग स्लिप लिखाए हैं, ये ज़रूरी है कि हम उन तक पहुंचाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हमारी कि 5 दिन वर्किंग डेज रखें, हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन रखिए, ताकि पब्लिक सेफ हो सके। क्योंकि ये चीज़ दिन ब दिन न्यूज़ से जो फैल रही है बात, एक डर, खौफ जो इंसान में आ गया है, वो खौफ निकालना हमें ज़रूरी है। खौफ निकलेगा तो बीमारी भी जाएगी, वरना खौफ से बीमारी आ रही नहीं है तो भी हाँ ये कुछ हो गया है, फीवर आया तो बोल रहे कि कोरोना हो गया है, कुछ खांसी आई तो ये बोल रहे हैं कि कई चीज़ें हमारे सामने आए हैं। तो हम इसलिए हम लोग ये स्टेप उठाए हैं कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, जो स्टार्टिंग में हमारे को जो डर रखे थे कि लॉकडाउन रहना है, घर में रहना है, डर है, तो ये डर अभी कायम रखिए। 5 दिन वर्किंग डे रखिए, 2 दिन, ताकि हम ये 1 महीना 1.5 महीना ये कंटिन्यू करेंगे तो इससे पब्लिक को, आम इंसान को सहूलत मिलेगी, वो सुकून से जी सकेगा। क्योंकि सुकून हफ्ते के 8 दिन पूरा सुकून ख़त्म है, हर दिन यही हो रहा।
क्योंकि उन्हें काम पे जाने डर रहा, कुछ काम करने डर रहा है, किसी से मिलने डर रहा है। तो इससे रही बात माली परेशानी तो आ चुकी है, ये हटने के लिए इससे काफ़ी टाइम लगेगा। मगर एक चीज़ है, ये बीमारी का डर निकालेंगे तो आदमी खुलकर कुछ काम करेगा। वो सेहत को लेकर वो जो बैठ रहा है, आज गया 2 दिन फिर घर में बैठ जा रहा, पता नहीं वहाँ जाने से मुझे कुछ होगा, वहाँ बात करने से कुछ होगा। ये चीज़ के लिए गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोग सफाई का जो हम लोग मुद्दा ये उठाए हैं, तो हम लोग इस पर खरे उतरेंगे इंशाल्लाह। सारे NGOs को हम लोगों ने कांटेक्ट किया है, वो सब हमसे फॉलो हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं हम लोग को। और दूसरी चीज़ गवर्नमेंट से भी हमारी एक रिक्वेस्ट है, GHMC अमला से रिक्वेस्ट है, अदबन गुजारिश है हमारी कि ये ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर ये लोग थोड़ा एक्टिव रहें, आज का कल कर, क्योंकि इससे GHMC वालों के जो लेबर्स वर्क कर रहे हैं वो लोग का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि इन हालात में भी वो लोग सैनिटाइज़र मास्क लगा के ग्लव्स पहन के आ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा हमारे लिए है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ईद के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव काम करिएगा इंशाअल्लाह ताला, और हम लोग इसमें खरे उतरेंगे। आप लोगों की दुआएं साथ रहते। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमादुद्दीन अहमद है, मैं बीबी कैंसर हॉस्पिटल से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम के कैंप्स वगैरह भी करता हूँ। और साथ ही साथ ये है कि अभी जो कुर्बानी का वक्त आया हुआ है और फिर साथ ही साथ कोरोना का भी ज़्यादा वबा फैला हुआ है, तो इसी में यही करना चाहिए कि जहाँ पे भी जॉइंट फैमिली वगैरह है वो लोग भी अपने हिसाब से बड़े छोटे जितने भी है अपने आप को बराबर जो सैनिटाइजर करने का है। और घरों पे भी हम लोग अभी इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह हमारे मिराज खान मैडम जो सभी सैनिटाइजर कराने का जो सोचे हैं कि कुछ अमला रखा है, वो जो अपने आप से जो सो अपने हैंड कैरी कर जो सो अमला जो अपने उसमें सैनिटाइजर डाल कर जो हर घर पर और हर महल्ले में इंशाल्लाह हम लोग कराने का सोच रहे हैं। तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह वो भी आगे चलकर वो भी करेंगे। और साथ ही साथ ये है कि जो अमला जो निकलेंगे हमारा एक घर पे सिर्फ 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर हर जगह जो सो सैनिटाइजर करके निकलेगा वो। और मैं ये चाहता हूँ कि पूरा जहाँ पे भी अपने ओल्ड सिटी रहो या न्यू सिटी रहो, हर जगह पर साफ सुथरा करके ही रखे तो हर एक के लिए अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ ये है, जितना भी GMC जो अपना काम करती है वो अपना काम करती है, पर ये चाहिए कि कुर्बानी के साथ साथ जो गलाजत निकलती है वो पैकेटों में, जैसा अभी बताया है अभी हमारे साले साहब जो बताए हैं वो भी आप सही बताए हैं कि जितने भी देखते हैं कि अमूमन घर के बाहर पड़ा हुआ रहता है कि 2-2 दिन, 1-1 दिन, 3 दिन बल्दिया वाले भी नहीं उठाते। बस बराए मेहरबानी सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो घर वाले हो चाहे बल्दिया के लोग रहो, वो अपना काम अपने वक्त पर करें ताकि हर एक को जैसे वबा फैलने से बचाए अपन। और यही चाहता हूँ कि मैं हर एक छोटे बड़े जो भी रहो घर के मेंबर बाहर निकले तो सैनिटाइजर कर ही निकले अपने हाथों को, और साथ ही साथ जो मास्क वगैरह पहनकर और हाथ में ग्लव्स वगैरह पहनकर, और जो भी कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने के लिए जाता है ख़ास तौर पे अपने साथ में 1 से 2 मास्क रखें। एक मास्क जब ख़राब हो जाता है तो वो निकाल कर फेंक दीजिए और दूसरा लीजिए। और जहाँ पर भी जाकर आप गोश्त तकसीम करेंगे तो कम से कम 1 से 2 घंटे या 3 घंटे घूमते आप लोग, वो घूमने से बेहतर ये रहेगा कि बीच में वक्फा लेकर अपना हाथ वगैरह मुँह वगैरह कहीं पर भी धुके अपने आप को भी साफ करें। उसके साथ ही साथ जहाँ पे भी जा रहे बड़े बुजुर्ग रहो या छोटे रहो, अपना जितना जैसा भी डॉक्टर साहब बताए वैसा ही अपना डिस्टेंस मेंटेन करिए। वैसा ही करेंगे तो अपन आगे चलकर जैसे इस वबा का जल्दी खात्मा हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। और आवाम जो डर रही है वो डरना बंद करे, डरना बंद करके अपने हिसाब से जैसा अभी शफी साहब जितना बताया इलाज जैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अच्छा है बोल रहे हैं, और जहाँ पे जो डॉक्टर्स अपना दे रहे हैं अपना उस हिसाब से जो अपने हिसाब से दवा को जैसे बराबर फॉलो करें। और अवेयरनेस प्रोग्राम रखे मैडम महराज खां वुमेन वेलफेयर डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से, मेरे बड़े भाई डॉक्टर साहब बहुत सारे मालूमात बता दिए कोरोना वायरस के बारे में। और हम लोग भी हमारी दिलशाद नगर कॉलोनी यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से हमारे सदर साहब, हमारी यूथ जितनी भी है, टोली चौकी, हकीम पेट, जहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग अभी से शुरू कर दिए इंशाल्लाह। और जो गवर्नमेंट बताई जैसा होंठ की कुर्बानी नहीं देना है समझिए, उस पर भी हम लोग आवाम को बता रहे हैं। जैसा ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई गंगा जमुना तहजीब का मजहब है, इसमें गाय की कुर्बानी नहीं देना है। बाजू वाले को ठेस पहुंचती, अपना पड़ोस भी एक गैर कौम का बंदा है तो उसको ठेस पहुंचाना हमारा मतलब नहीं है। तो हम भी इसके बारे में भी अवेयरनेस प्रोग्राम पहुंचा रहे हैं। देखो भाई कुर्बानी, गाय की कुर्बानी मत दीजिए। और इंशाल्लाह पूरे लोग यही बता रहे हैं, अब हैदराबाद में गाय की कुर्बानी नहीं देते समझे। इंशाल्लाह बकरे की कुर्बानी
इंशाल्लाह पूरे वाजिब है और पूरे जनों को देना वाजिब है कुर्बानी। इंशाल्लाह बकरे की कुर्बानी देंगे और जो गलाजत है उसकी जो एक कचरा एक बड़ी पॉलीथीन में डाल के कचरे में डाल के GHMC का अमला जबकि हमारी सोसाइटी की तरफ से दिलशाद नगर कॉलोनी यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हम लोग पूरे कीसा सोसाइटी की तरफ से लोगों में बांटेंगे। आपका जो कचरा है गलाजत है वो एक पैक में डाल के 1 घंटे के अंदर बल्दिया GHMC का अमला आके उठा के लेके जाएगा। और एक बात, हमारी तेलंगाना पुलिस हमारे कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब बहुत सारे अच्छे मालूमात हमारे को दिए। देखो भाई, कोई भी अगर आपको शर पैदा कर रहा इन्फॉर्म करो पुलिस को, समझे, आप शर मत करो, समझे। कुर्बानी बकरे की कुर्बानी देना वाजिब है, आप बकरे की कुर्बानी दीजिए इंशाल्लाह आपको। और एक कुर्बानी दिए बाद में आप लोग घरों में जब जा रहे हैं तो डायरेक्ट मत जाइए, समझे, आप गुस्ल करके जाइए अंदर, समझे। साफ सुथरे तो रहते, इस्लाम मजहब ही साफ सुथरा मजहब है, तो मगर फिर भी एहतियात ये बीमारी की तरफ से। और जो कुर्बानी का गोश्त बांटने जा रहे हैं आप हैंड ग्लोव पहन लेके, समझे, और सैनिटाइजर लगा लेके कर लेके, आप मास्क लगा लेके आप बड़े लोग जाइए, बच्चों को भी मत भेजिए घरों पे, समझे। और एक जब कुर्बानी दे दिए बाद में आप उसकी गलाजत जल्द से जल्द सफाई कर दीजिए, बाजू के पड़ोस को भी तकलीफ नहीं होना। और खून जो बह रहा रोडों पे वैसा खून मत बहाइए, जैसा, समझे। एक एहतियात से कुर्बानी दीजिए, कोने में